विस्कोसिटी या फ्लूइड फ्रिक्शन ये क्या होता है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होते हैं ऐसे फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, राइट, सो विस्कोसिटी क्या है? जैसे सॉलिड में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो उसका मोशन अपोज होता है, यानी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे ही फ्लूइड में, फ्लूइड हमेशा लेयर्स में मूव करता है। फ्लूइड जब लेयर की फॉर्म में मूव करता है तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब मूव करती है तो उसका मोशन अपोज होता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। हाउ द लिक्विड मूव्स इन द लेयर, देखा है कभी लिक्विड लेयर्स में कैसे मूव करता है, राइट। अगर कभी देखना है लिक्विड के लेयर्स को तो व्हाट टू डू, एक ग्लास लो, उसमें पानी भरो, उस पानी को ऐसे जोर से हिलाओ, देन यू विल फाइंड सर्कल्स ऑन द टॉप। ऊपर सर्कल्स दिखाई देंगे, तो वो सर्कल्स क्या है? वो बेसिकली सिलेंड्रिकल लेयर्स ऑफ फ्लूइड है। जब फ्लूइड एक ट्यूब में फ्लो करता है, जब एक ट्यूब में फ्लो करता है तो इस तरह से सिलेंड्रिकल लेयर्स में मूव करता है। इसमें बीच वाली लेयर की स्पीड मैक्सिमम होती है एंड साइड वाली लेयर की स्पीड मिनिमम होती है, दैट इज यू कैन से ऑल्सो 0। सो इट फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर विद डिफरेंट स्पीड। तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करती है, तो बिल्कुल जैसे सॉलिड में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगती है, ऐसे ही फ्लूइड में एक लेयर जब दूसरी लेयर के ऊपर मूव करती है तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगती है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? विस्कस फोर्स। ओके, नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ of viscous force। ये हमारा फ्लूइड है, मूविंग फ्लूइड। ये एक लेयर है मूविंग विद स्पीड v। दिस इज अनदर लेयर मूविंग विद स्पीड v माइनस dv, v माइनस dv। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो d है, v है, और जो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस है वो dx है। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस, dv बाई dx। यानी जैसे कैनाल या रिवर में जब फ्लूइड फ्लो होता है तो टॉप लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होती है, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज फ्लूइड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर। सेकेंड थिंग इज एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब मूव करती है तो उसके मोशन का कोई अपोज होता है, एक फोर्स होती है अपोजिंग फोर्स जो उसके मोशन का अपोज करती है। ये फोर्स क्या होती है? बिल्कुल सॉलिड फ्रिक्शन की तरह अपोजिट टू मोशन, अपोजिट टू मोशन एंड टेंजेंट, अपोजिट टू मोशन एंड टेंजेंट, बिल्कुल जैसे सॉलिड फ्रिक्शन में होता है। सो ये फोर्स है। नाउ लेयर्स जब मूव करती है एक दूसरे के ऊपर तो टॉप लेयर की वेलोसिटी, लाइक जैसे कैनाल या रिवर में होती है, टॉप लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम है, बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी मिनिमम है, ऊपर से नीचे तक वेलोसिटी कम होती जाएगी। दैट चेंज इन वेलोसिटी विद द डिस्टेंस, दैट चेंज इन वेलोसिटी विद द डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, राइट। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, v माइनस dv, v इज
टॉप लेयर वेलोसिटी एंड v माइनस dv बॉटम लेयर वेलोसिटी, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो dv है. ओके देखो, ऊपर वाले की वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाले की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1. इसको हम बोलते हैं डिफरेंस इन वेलोसिटी, दैट इज 1. सो इफ आई राइट दिस v, तो आई कैन राइट दिस v माइनस dv. ठीक है, राइट. So what the Newton's law of viscous force says? The viscous force on a layer of fluid is directly proportional to area of contact and velocity gradient of layers, and velocity gradient of layers, that is f is proportional to a dv by dx, right? So this become f is equal to minus eta a dv by dx, where eta is constant of proportionality called coefficient of viscosity, right? Eta is constant of proportionality, इसको हम बोलते हैं coefficient of viscosity. Negative sign indicate force is opposite to motion. Force is opposite to motion, right? हो गया बच्चों? Right. Now, देखो, रिवर में या कैनाल में फ्लूइड मूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ लॉट मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स होती है, लाइक दिस वे. अगर हम किसी मूवमेंट पे लेयर्स के मोशन का प्रोफाइल देखें तो वो इस तरह से होगा. नहीं, इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी उससे कम, इसकी वेलोसिटी उससे कम, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, इस तरह से कम होती जाती है. एंड जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, जो बॉटम मोस्ट लेयर है. ठीक है, you know that on the river bed what we have is sand. ठीक है, whatever is the garbage, dust particle or whatsoever is that always settle on the bottom. वो हमेशा बॉटम में सेटल होता है. अब सोचो, पानी का फ्लो इतना ज्यादा होता है, स्टिल दैट एवरी पार्ट इज रेस्टिंग ऑन द बेड, नीचे बॉटम में रेस्ट कर रहा होता है. ऐसा क्यों पॉसिबल है?
क्योंकि जो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ फ्लूइड है वो मूव ही नहीं करती, वो मूव नहीं करती तो इसलिए वो स्वीप नहीं कर पाती, जो भी गार्बेज है उसको स्वीप नहीं कर पाती, तो इसलिए सारा गार्बेज, डस्ट, सैंड सब जाके कहाँ कलेक्ट हो जाता है, बॉटम में। तो अब सॉलिड फ्रिक्शन को याद करो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है तो एक अपोजिंग फोर्स लगती है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे होता है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर रही है तो एक अपोजिंग फोर्स लगती है जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं या विस्कस फोर्स बोलते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन बोल दो या विस्कस फोर्स बोल दो, एक ही बात है, राइट। अगर हम, ये तो हो गया जब रेक्टेंगुलर लेयर्स हैं, अगर हम एक ट्यूब से, ट्यूब में वाटर फ्लो के प्रोफाइल को ऑब्जर्व करें, कैसे, लाइक अभी आपने टैप चालू किया तो एकदम तो पानी वहां पहुंचेगा नहीं, इट विल टेक ए स्मॉल टाइम, वाटर फ्लो होगा ऐसे ट्यूब में से। किसी भी मोमेंट पे उसको हाई फ्रेम रेट पे कैमरे में रिकॉर्ड करो वीडियो, एंड फिर उसको स्लो मोशन में अगर आप देखोगे तो आपको जो फ्लूइड का प्रोफाइल दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, इस टाइप का। रीजन बिहाइंड दैट, फ्लूइड इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, तो ये बहुत सारी लेयर्स बन जाती है ऐसे, और ये लेयर्स सिलेंड्रिकल होती है। तो जो सेंटर मोस्ट लेयर है, जो सेंटर मोस्ट लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और जो साइड मोस्ट लेयर है उसकी स्पीड सबसे कम होती है। तो ये जो सेंटर मोस्ट लेयर है इसकी स्पीड मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे स्पीड कम होती जाएगी, और जो बिल्कुल साइड वाली है उसकी स्पीड 0 होती है, राइट। ठीक है, एक किसी भी ट्यूब में अगर हम फ्लूइड प्रोफाइल को देखेंगे तो वो ऐसे पैराबोलिक दिखेगा, क्योंकि जो सेंटर मोस्ट लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है तो वो आगे तेज चलेगा, और जो बाकी की लेयर्स है उनकी स्पीड कम होती है तो वो पीछे चलते हैं। तो जो फ्लूइड का प्रोफाइल है वो ऐसे पैराबोलिक होता जाता है, राइट। अब साइड मोस्ट, अगर आप कोई भी ट्यूब यूज करते हो वाटरिंग के लिए तो उसमें क्या करो, एक उंगली ऐसे डाल के देखो तो यू विल फाइंड दैट डर्ट पार्टिकल स्टिक टू योर फिंगर, यानी जो साइड है ट्यूब की वो गंदी होती है, राइट, उसमें डर्ट होती है, डस्ट होती है। तो वो क्यों, क्योंकि जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, सेंटर से उसकी तरफ जाके ट्यूब के कॉर्नर पे चिपक जाते हैं, ट्यूब की साइड में चिपक जाते हैं, बिकॉज वहां पे वो वहां पे क्यों स्टिक कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर फ्लो 0 होता है। तो इस तरह से माय पर्पस टू एक्सप्लेन दिस इज कि इट इज नॉट दैट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, राइट। अगर हम ट्यूबुलर फॉर्म में देखेंगे तो सेंटर पे स्पीड ज्यादा होती है, साइड में 0 होती है। अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखेंगे लाइक रिवर, कैनाल एंड ऑल, तो टॉप पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, बॉटम पे वेलोसिटी सबसे कम होती है। एंड नाउ क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी डिफरेंस या वेलोसिटी ग्रेडियंट लेयर्स फॉर्म हो गई। अब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव कर रही है, तो जिस तरह से सॉलिड फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट अपोज कर दे, ऐसी एक लेयर का मोशन दूसरी लेयर अपोज करती है, उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, राइट। भी समझ में आई बात बच्चों? कुछ नहीं किसी को? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। मान लो टॉप लेयर की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी 0 है, एंड द रिवर विड्थ डेप्थ इज 5 मीटर। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 10 माइनस 0 अपॉन डिस्टेंस, दैट इज 5। सो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। यानी 1 मीटर नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी 2 यूनिट कम हो जाएगी, फिर 1 मीटर नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी और 2 यूनिट कम हो जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट? Yes. Anything else? No. Now, we got a word coefficient of viscosity. जिस तरह से coefficient of friction होता था,
ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है. दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड. Which type of fluid is this? या which type of liquid is this? Nature of fluid बोल सकते हैं. Nature of fluid. Fluid में क्या है? Liquid और gases दोनों आ जाती हैं. So depend on nature of fluid. Fluid की nature पे depend करता है. कुछ fluids है जिनमें viscosity कम होता है, कुछ fluids है जिनमें viscosity ज़्यादा होता है. जो fluid easily flow हो पाते हैं उनमें viscosity कम है. जो fluid easily flow नहीं हो पाते उनमें viscosity ज़्यादा है. जैसे if I talk about water and glycerin, which you feel is easy to flow? The water. So viscosity of water is less while viscosity of glycerin is high. Okay, so basically viscosity is prevent the flow को resist करती है. तो जब जितना flow difficult हो रहा है उतना viscosity high होने की वजह से हो रहा है. Okay. Unit, SI unit of eta is. अगर हम यहां से देखें तो SI यूनिट क्या होगी? This is what? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. This is eta, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड एंड dx is मीटर. So मीटर मीटर, एक मीटर, एक मीटर, एक सेकेंड, तो ये आ गई kg पर मीटर सेकेंड. दैट इज ml -1 t-1, राइट. लेकिन हम इसको बोलते हैं डेकापॉइस. दैट इज कॉल्ड डेकापॉइस, राइट. यू कैन से इजीली 1 kg पर मीटर सेकेंड इज 1 डेकापॉइस. Okay, and the CGS unit, the CGS unit is poise. One decapoise equals 10 poise, right? Mean solid and fluid friction. सॉलिड और फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, बोथ फोर्सेस आर अपोजिट टू मोशन. Both forces are tangent. Fluid friction depend on speed while solid friction does not. जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करता है. फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड ऑन एरिया while solid friction does not depend on area. जो हमारा सॉलिड फ्रिक्शन है वो ना तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है ना ही स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन कितना होता है? माइनस एटा ए dv बाई dx, राइट. तो इसमें एरिया भी है, वेलोसिटी भी है, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन एरिया और वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है. इज इट क्लियर? हो गया? विस्कस ड्रैग.
विस्कस ड्रैग क्या चीज है? ये भी विस्कस फोर्स ही है. लाइक यू हर्ड अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम. मीडियम का रेजिस्टेंस, लाइक हम बोलते हैं कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव करता है तो एयर रेजिस्टेंस होता है. तो ऐसे हर एक मीडियम में रेजिस्टेंस होता है. दैट रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द विस्कस ड्रैग. जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में मूव करता है तो मीडियम का जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती हैं. वो फोर्स को हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं. विस्कस फोर्स हो गई between the layers of the same fluid, and viscous drag, the force on an object moving in a viscous medium. कोई ऑब्जेक्ट जब विस्कस मीडियम में मूव करते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, लाइक अब हम एक बॉल को ड्रॉप करें एयर में तो बॉल के मोशन अपोज होगा बाय द एयर रेजिस्टेंस. सो दैट एयर रेजिस्टेंस इज विस्कस ड्रैग. एंड जब बॉल मूव करेगी तो एयर की लेयर्स भी डिस्टर्ब होंगी. लेयर्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज विस्कस फोर्स. सो विस्कस ड्रैग इज व्हाट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन विस्कस मीडियम its motion is opposed. Its motion is opposed due to viscosity of medium. This opposing force is called viscous drag. It is always opposite to motion. It is always opposite to motion. It's unlike the weight and the buoyancy. जैसे weight होता है हमेशा vertically downward होता है, buoyancy होती है upward होती है, लेकिन ये जो विस्कस ड्रैग है या विस्कस फोर्स है ये हमेशा अपोजिट टू मोशन होता है. लाइक एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो उसका मोशन अपोज होगा. तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे हमेशा एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, उसको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग. राइट. एंड ये विस्कस ड्रैग कितना होता है? दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ. स्टोक वाज अ साइंटिस्ट. अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, viscous drag on a spherical body, ये हम एक्सक्लूसिवली स्फेरिकल बॉडी के लिए डिफाइन कर रहे हैं. viscous drag on a spherical body of radius r moving with speed v in medium of viscosity eta is given by F is equal to 6 pi eta RV. There is no derivation included in our syllabus, so it's simple formula. डेरिवेशन अगर कहीं करना भी पड़ेगा तो डायमेंशनल एनालिसिस से डेरिवेशन करते हैं. राइट. ये क्लाउड है. क्लाउड से एक ओला गिरा. राइट. क्लाउड कितना ऊपर होते होंगे लगभग? An idea, just rough idea. 10 to 15 kilometer. नहीं, इतना भी नहीं होता. 2 किलोमीटर मान लेते हैं ग्राउंड से ऊपर. ओके. अब सोचो 2 किलोमीटर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड निकालना आता है हमको.
ये वेलोसिटी जीरो, u इज इक्वल टू जीरो, v निकालना है तो v स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h। h कितना है 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इज अ वेरी हाई वेलोसिटी। 200 मीटर पर सेकेंड इज अ वेरी हाई वेलोसिटी। इसको अगर आप उस टर्म्स में देखोगे तो दैट बिकम अराउंड 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर इज वेरी हाई वेलोसिटी। नाउ यू थिंक ऑफ एक ओला गिरा और इस वेलोसिटी से जब गिरेगा तो क्या होगा? इट विल एक्ट लाइक अ बुलेट, एक बुलेट की तरह एक्ट करेगा। सिर पे गिरा तो क्या हाल होगा? फट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम बड़े आराम से उसको हाथ में कैच कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वेलोसिटी कभी पहुंचती ही नहीं है, ये वेलोसिटी कभी पहुंचेगी ही नहीं। क्या होगा? बीच में एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। नाउ लुक ऑन टू द सिस्टम हाउ दिस हैपेंस। जैसे ही ये ओला गिरा, इसका कुछ वेट था, उसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन g के बराबर था। इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब जैसे ही ये एक्सेलरेट हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होते ही विस्कस ड्रैग कितना होता है? 6 पाई एटा आर वी। ये एक्शन में आ जाएगा। अब देखो, वो नीचे आता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये विस्कस ड्रैग भी बढ़ता जाएगा। ये विस्कस ड्रैग बढ़ता गया तो नेट फोर्स क्या? mg माइनस विस्कस ड्रैग। नेट फोर्स कम होती जाएगी। राइट, आर यू गेटिंग मी? ओला नीचे गिरा, वेलोसिटी बढ़ी, वेट तो फिक्स है, वेलोसिटी बढ़ने से विस्कस ड्रैग बढ़ गया, विस्कस ड्रैग अपोज कर रहा है तो नेट फोर्स कम हो गई, नेट फोर्स कम हो गई तो एक्सेलरेशन कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से स्पीड बढ़ती जाएगी और ये फोर्स भी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा जब ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, यानी जो विस्कस ड्रैग है वो वेट के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही विस्कस ड्रैग वेट के बराबर हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो तो अब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। अगर मैं इसको एक ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी एंड देन फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी। अप टू ए सर्टेन हाइट वेलोसिटी बढ़ेगी और उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यहां पे पहुंच के कांस्टेंट हो गई। नाउ अब कितना भी डिस्टेंस हो, वेलोसिटी विल नॉट इंक्रीज। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कैच द हेलस्टोन, बिकॉज वो स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती, वो स्पीड बहुत कम होती है, ऑल्दो इट इज फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। इस वेलोसिटी को, जो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट वी से? टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें क्या होता है कि विस्कस ड्रैग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जो सॉलिड फ्रिक्शन होता है, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो सॉलिड फ्रिक्शन भी बढ़ता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन तक बढ़ के खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर फ्रिक्शन नहीं बढ़ता। लेकिन विस्कस ड्रैग इज अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट कि इतना होगा। आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ता चला जाएगा। सो देयर इज नो सच पॉइंट कि ये विस्कस ड्रैग मैक्सिमम है। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो इन अवर केस, बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो विस्कस ड्रैग कांस्टेंट हो गया। ओके, राइट। सो नाउ टर्मिनल वेलोसिटी, usually we represent by Vt, is
the maximum velocity acquired by freely falling body is the maximum constant velocity. Is the maximum constant velocity acquired by freely falling body in a viscous medium when fall from great height. ओके जब वो बहुत ज्यादा हाइट से फॉल करता है तो जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. Okay, now when an object, consider a spherical body of radius r is falling. Then forces on body, इसके ऊपर टोटल 3 फोर्सेस लगेंगे. फर्स्ट वेट W इज इक्वल टू mg. अब मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम v रो g. तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो g. ये हमने डेंसिटी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया. द सेकेंड फोर्स विच विल एक्ट इज बायंसी. एंड द बायंसी होती है v इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वी आर टेकिंग सिग्मा, v सिग्मा g. तो बायंसी हो गई 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g. एंड थर्ड फोर्स इज विस्कस ड्रैग. विस्कस ड्रैग Fv और ये होता है 6 पाई एटा Rv. अब ये फोर्सेस कैसे कैसे लगती हैं? वेट नीचे होगा, बायंसी ऊपर होगी और विस्कस ड्रैग भी ऊपर होगा. ओके. टर्मिनल वेलोसिटी मींस व्हाट? द एक्सेलरेशन 0. Terminal velocity means acceleration 0. So, at v is equal to vt, यानी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो गई, यानी वो मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच गया. ओके. तो at v is equal to vt, the weight is equal to buoyancy plus viscous drag, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गई. जब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने बायंसी कंसीडर नहीं किया था, बट बायंसी इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फोर्स. ओके, उसका भी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है. सो इफ वी प्लेस ऑल दीज वैल्यूज हियर, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब रो g, 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा g प्लस 6 पाई एटा आर वी टी, क्योंकि स्पीड इज नाउ वी टी. एंड यहां से हम ये स्पीड कैलकुलेट करें.
टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये इधर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। इसमें से ये डिलीट हो जाएगा, पाई पाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, एक आर तो ये स्क्वायर। ओके, देन व्हाट वी गेट, 3 eta vt is equal to 2/3 r square g rho minus sigma, and that's how we get terminal velocity v is equal to 2/9 eta r square g rho minus sigma. Here to remember, rho is density of object and sigma is density of fluid. So this is how we can calculate the terminal velocity.